दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट के खेल की तरह भारत में राजनीति भी असंभावनाओं और अवसरों का खेल है। आज हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर हुआ। 10 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन था। मनोहर लाल खट्टर, जो नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनकी आज छुट्टी कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी ने ये इल्जाम जेजेपी पर लगाया, अपनी सहयोगी पार्टी पर, और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी उससे गठबंधन तोड़ लिया। दोपहर तक मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया राज्यपाल को और उसके कुछ घंटे के बाद ही खबर आ गई कि वहां पर नई ताजपोशी होने जा रही है। नायब सैनी, जो पिछले दिनों हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने और कुरुक्षेत्र से वो सांसद भी थे, आनन फानन में उनको भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 5 और मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन ये खेल क्यों किया गया? असली और बुनियादी सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई अंदरूनी खेल किया है? राजनीति शतरंज की बिसात की तरह है, जिसमें कई बार प्यादों को बलिदान किया जाता है, सेक्रीफाइस किया जाता है। क्या सीएम माने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर प्यादे की तरह इस्तेमाल किए गए? जो 10 साल का उनका कार्यकाल था, उसमें मनोहर लाल खट्टर बेहद अलोकप्रिय हो चुके थे और इसलिए उनकी छुट्टी हो जाना लाजमी था। भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी और शाह की जो रणनीति रही है कि जिस प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी हो जाए वहां पे पूरी कैबिनेट को बदल दीजिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात था। या मुख्यमंत्री अचानक बदल दीजिए, उसका उदाहरण उत्तराखंड था। और इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता भी अर्जित की। इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने का एक ये नुस्खा बीजेपी ने निकाल लिया है। तो क्या इसी के चलते मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी हुई है या असली खेल कुछ और है? मैं आपको इस वीडियो में उस अंदर की खबर को बताऊंगा कि सच क्या है। क्यों अचानक एक दिन के भीतर, 3 घंटे के भीतर एक नया मुख्यमंत्री अपॉइंट हो जाता है, जेजेपी की छुट्टी कर दी जाती है और शाम होते होते जेजेपी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया जाता है कि वो पार्टी भाजपा को शर्मिंदगी महसूस करा रही थी और गठबंधन नहीं चल पा रहा था, तो हमने उसको तोड़ दिया। असली खेल अंदर का कुछ और है। थोड़ा सा सामाजिक समीकरण समझेंगे और उसके बाद मैं असली खेल पर आता हूं। दरअसल हरियाणा जाट बाहुल्य और जाट प्रभावों का राज्य है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जाटों की आबादी वहां 25% है, कुछ लोग कहते हैं कि 29% है। चूंकि ओबीसी की जनगणना नहीं होती, इसलिए बहुत एक्यूरेट कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 20% से कुछ ऊपर है ये तो कहा ही जा सकता है। और इस समय भारत में 2 बड़े आंदोलन हुए। किसानों का आंदोलन 2022 में 13 महीने तक चला और फिर महिला पहलवानों का आंदोलन, जिसे इस सरकार ने बुरी तरीके से तोड़ दिया। और वो महिला पहलवान जो जाट समाज से आती थी, खून के आंसू रोती रहीं और भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद था ब्रजभूषण शरण सिंह, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष, उसके ऊपर जो यौन शोषण के आरोप थे, उसमें चार्जशीट भी अब हो चुकी है। उस व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं हुआ और वो बेटियां जिन्होंने कभी तिरंगे की शान बढ़ाई थी, आंसू रोती रही। ये 2 बड़े अपमान जाटों पर। और जाट लड़ाका कौम मानी जाती है, वो छोड़ती नहीं है। बेहद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में फंसी हुई थी और हरियाणा में ही नहीं, पंजाब में भी,
राजस्थान में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, ये 3-4 स्टेट ऐसे थे जहां पे जाट की वजह से बीजेपी बुरी तरीके से फंसी थी, इसलिए जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन एक और खेल कि जो ओबीसी है और राहुल गांधी जिस तरह से ओबीसी के मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, मीडिया से लेकर के जुडिशरी, विश्वविद्यालयों से लेकर के और कारपोरेट घरानों तक, मेडिकल की कंपनियों से लेकर के वो और सरकारी नौकरियों तक, जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व कमजोर है या उन्हें बेहद कमजोर कर दिया गया है, इस साजिश को लगातार वो खुलासा कर रहे हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो ओबीसी विरोधी होती चली जा रही है, बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी अपना मुखौटा लेकर के ये प्रचार करते हैं कि वो ओबीसी है। सच कुछ और है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, वो ओबीसी अपने रिजीम में बने। हालांकि वो आखिरी हस्ताक्षर था, प्रक्रिया उसके पहले शुरू हो गई थी। इसी वजह से पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया और अब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो पंजाबी हैं, और हरियाणा में 8% पंजाबी भी है, उनको हटा करके नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे एक बड़ी वजह ओबीसी कार्ड को खेलना था, यानी ये राहुल गांधी का दबाव था, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी करनी पड़ी और सीधे तौर पर सैनी साहब को नियुक्त कर दिया गया। और इसका प्रभाव जहां पर वो देखेंगे, वो जैसे गहलोत जी हैं, माली समाज से आते हैं, तो राजस्थान में भी इनके जो सैनी के जरिए प्रभाव बीजेपी अपना डालना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के साथ सैनी भी बड़ी संख्या में है, और वहां तो है ही, हरियाणा में तो है ही। हरियाणा में वो 5 से 8% आबादी मानी जाती है। कुरुक्षेत्र में जो उत्तरी हरियाणा है, वहां पर एक बड़ी आबादी है सैनियों की। लेकिन असली खेल ये है कि ये गठबंधन तोड़ा नहीं गया है, टूटा नहीं है, बल्कि इसे बहुत शतरंजी विषाद के जरिए तोड़ा गया है। इसके पीछे दोनों की मिली भगत है, और ये कोई मैं बात नहीं कह रहा हूं, ये आरोप रणदीप हुड्डा पहले लगा चुके हैं। दिसंबर में उन्होंने ये कह दिया था कि जेजेपी जो मूल रूप से जाटों की पार्टी है, इसको बीजेपी से अलग किया जाएगा, और जो जाटों में इस समय नाराजगी है उसको भुनाने के लिए, यानी वो जाटों की नाराजगी कांग्रेस की तरफ ना शिफ्ट हो जाए, उसके लिए एक समानांतर जेजेपी को भी अलग से चुनाव लड़ाया जाएगा। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी का जो वोटर है उसे बांट दिया जाए। जो 25% जाट है उसको आईएनएलडी, जेजेपी और कांग्रेस में बांट दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस इस समय सबसे बड़ी दावेदार है जाटों की। रणदीप हुड्डा और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा जो सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं। अभी एक नेता खुद बीजेपी से निकल करके कांग्रेस पार्टी में आया है, वो भी जाट समाज से। असली कारण यह है कि जाटों में इस समय बीजेपी का जबरदस्त विरोध है, और इसीलिए जाट वोटर में विभाजन पैदा करने के लिए जेजेपी को अलग से चुनाव लड़ाया जाएगा, आईएनएलडी अलग से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस अलग से लड़ेगी, और ये जो 25% जाट है इसमें विभाजन होगा, और बीजेपी नॉन जाट वोट में सेंधमारी करेगी। यानी ओबीसी का अति पिछड़ा पर उसका जो फोकस है, उसके जरिए वो पिछले अपने इलेक्शन के नतीजे को दोहराना चाहती है, जहां पर 10 में से 10 सीटें उसको प्राप्त हुई थी, और लोकसभा चुनाव में तो उसका 50% से ज्यादा वोट था। और हरियाणा की जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें जाट वर्सेस राजनीति रही है, समाज में भी वही विभाजन रहा है। 31 साल तक जाट मुख्यमंत्री रहा हरियाणा में, इसलिए जो गैर जाट जातियां हैं उनमें जाटों के प्रति एक बैर भाव दिखाई पड़ता है।
एक दूरी दिखाई पड़ती है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो एंटी यादव है, दलितों में एंटी जाटव है। उसी तरह से हरियाणा में एंटी जाट एस्टेब्लिशमेंट है और उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, इसलिए नायब सैनी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन असली जो शतरंजी बिसात बिछाई गई है कि किसी तरीके से जाटों की नाराजगी को 3 जगह बांट देना और उसका फायदा नॉन जाट जातियों पर बीजेपी को हो, इसके लिए अचानक जेजेपी को, और अब जेजेपी को बाकायदा कलंकित भी किया जाएगा। और जेजेपी के जो नेता हैं वो जब जाएंगे तो वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला करेंगे। तो जो जाटों की नाराजगी है उसको वो अपने पाले में खींच करके, और जो एंटी वोट है बीजेपी का, एंटी इनकम्बेंसी वोट है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। असली खेल ये है। लेकिन क्या इतना आसान होगा इस बार? जो अति पिछड़ा है उसकी मांग कुछ और थी, राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना था, वो नहीं हुआ। तो क्या इससे हरियाणा में 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि हरियाणा में 19% दलित वोटर भी है। और जिस तरह से खड़गे जी का चेहरा है कांग्रेस पार्टी में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और संभावनाएं ये भी हैं कि अगर इंडिया अलायंस की तरफ से कोई दलित पीएम हो सकता है तो उसमें खड़गे जी हो सकते हैं। राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये 2 बड़े फैक्टर हैं जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी और जाट जो जिस तरह की लड़ाका कौम है वो कोशिश करेगी कि कैसे भी बीजेपी को हराया जाए। तो उसके लिए जो कैंडिडेट मजबूत होगा, और यही विभाजन होगा, कांग्रेस पार्टी अगर कम मजबूत दिखाई पड़ेगी तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा, ना कि जेजेपी या आईएनएलडी के साथ जाएगा। अंदर का असली खेल तो वही था कि जाट वोटों में विभाजन पैदा करना और एंटी जो इनकम्बेंसी फैक्टर है खट्टर को हटा करके उसे डाइल्यूट करना। लेकिन क्या बीजेपी इसमें कामयाब होगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया।